चंदन आइज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जीएस2 गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 2 करेंगे। इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा। यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी कवर हो जाएगा। यूपी पीसीएस वाले बच्चों का भी कवर हो जाएगा और उत्तराखंड पीसीएस, साथ में बिहार पीसीएस और एमपी पीसीएस। एमपी पीसीएस एमपी पीएससी सेम, दोनों सेम चीज़ है। इनमें सबके क्या क्या कवर हो जाएंगे। जीएस जीएस टू कवर हो जाएंगे। जीएस2 इसमें से कुल हम 500 क्वेश्चन करेंगे। जीएस1 के 500, जीएस2 के 500, जीएस3 के 500 और जीएस4 के 500 करेंगे। ठीक है। और यूपी पीसीएस के लिए स्पेशली पेपर 5 6 उत्तर प्रदेश स्पेशल है, उसको अलग से करेंगे। हिंदी का अलग से करेंगे और इससे का अलग करेंगे। जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम लिंक से क्या कर लेगा, डाउनलोड कर लेगा टेलीग्राम से, मेरे लिंक से। बाकी कमेंट में करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा इसका पीडीएफ। अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में। अभी आज हम टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कठोर शक्ति पृथक्करण न अपनाने के बावजूद भी शक्तियों का पृथक्करण की उचित व्यवस्था भारतीय संविधान में उपबंधित है, व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। शक्ति पृथक्करण के संबंध में सामान्य तौर पर दो सामान्य मॉडल प्रचलित है। तो क्या समान मॉडल प्रचलित है? दो। पहला है मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित 1784 में, स्पिरिट ऑफ लॉ में वर्णित है। दूसरा है वेस्टमिनिस्टर मॉडल, संसद की सर्वोच्चता पर आधारित है। ठीक है। ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक है। भारतीय मॉडल कैसा है? एक ट्रायंगल बना देंगे, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। भारत में शक्ति पृथक्करण के संबंध में संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित है। 50 में क्या है? न्यायपालिकों को कार्यपालिकों से पृथक्करण, सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी। अनुच्छेद 122 और 212 में क्या है? संसद एवं राज्य विधानसभाओं की कार्यवाही की विधि मान्यता को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 121 और 211 में क्या है? क्रमशः उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के न्यायिक आचरण पर संसद राज्य विधानमंडल में बहस नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 36 में, आर्टिकल 36 में, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद की शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्य पालन के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। हालांकि भारत में पूर्ण शक्ति पृथक्करण नहीं अपनाया गया, लेकिन शासन व्यवस्था के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, के मध्य नियंत्रण एवं संतुलन की बेहतर व्यवस्था भारतीय संविधानविदों द्वारा की गई है। विधायिका के नियंत्रण, कार्यपालिका, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है। प्रश्न, शून्यकाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट। न्यायपालिका में न्यायाधीशों पर महाभियोग, न्यायपालय द्वारा अल्ट्रा वायलेट घोषित कानूनों को पुनः मान्य बनाने की शक्ति। कार्यपालिका का नियंत्रण, विधायिका में प्रत्योजित कानूनों के तहत प्राप्त शक्तियां, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, आर्टिकल 123। न्यायाधीश में न्यायाधीशों की नियुक्ति, राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति, आर्टिकल 72। अब ये यूपी विशेष में आया था, आर्टिकल 72। न्यायपालिक नियंत्रण का विधायिका, केशवनाथ भारती वाद 1973 में आधारभूत संरचना के तहत संसद की संशोधन शक्ति को सीमित किया। ठीक है। कार्यपालिका के न्यायिक समीक्षा। फिर हम आते हैं डायग्राम के थ्रू शक्ति पृथक्करण के महत्व को समझाएंगे। स्वतंत्र न्यायपालिका, व्यवस्था न जांच में संतुलन, विधि के शासन की स्थापना, बेहतर सुशासन, निष्पक्ष संस्कार, शक्ति संकेंद्रण मात्र एक व्यक्ति समूह में न होने देना। ठीक है। समस्याएं क्या क्या हैं? लोकतंत्र की भावना कमजोर होगा, एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र पर अनावश्यक हस्तक्षेप विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है। विश्वास का क्षरण होगा, शक्ति विभाजन वास्तव में अव्यवहारिक है क्योंकि तीनों अंगों के कार्य आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह आपसी सहयोग को कम करता है, लोक कल्याणकारी अवधारणा के विपरीत है। आगे की राह, व्यापक विधायी प्रभाव आकलन, शैडो कैबिनेट, कोलेजियम प्रणाली में सुधार, संवैधानिक नैतिकता।
नैतिकता सार रूप में शासन के विभिन्न अंगों में परस्पर सहयोग सामंजस्य स्थापित होने से लोकतंत्र की सच्चे अर्थों में स्थापना हो सकेगी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन वन कंप्लीट हुआ। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। वित्त आयोग की संरचना, क्या क्लिक करना है? वित्त आयोग की संरचना तथा भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 15वें वित्त आयोग की प्रमुख संस्तुतियों पर प्रकाश डालिए। भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 280 में अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में राष्ट्रपति द्वारा प्रति 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। इसे राजकोषीय संघवाद की धुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे राजकोषीय संघवाद की धुरी कहा जाता है। संरचना में क्या है? नियुक्ति एवं कार्यकाल, राष्ट्रपति योग्यता का चयन विधि, संसद। ठीक है, एक अध्यक्ष सर्व मामलों के अनुभवी हो। ठीक है, एक अध्यक्ष हो गया और 4 सदस्य होते हैं। 4 सदस्य में क्या-क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या समकक्ष होना चाहिए। ठीक है, लेख वित्त विशेषज्ञ होना चाहिए। प्रशासन, तीसरा क्या होना चाहिए? प्रशासन वित्तीय मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए। चौथा, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञता हो। भूमिका में संघ और राज्य के बीच, अगर संघ और राज्य के बीच कर आगमों का बंटवारा। ठीक है, सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों का निर्धारण, राष्ट्रपति द्वारा दिए गए वित्तीय मामलों को संपादित करना, दीवानी न्यायालय की भांति कार्य करना। 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? श्री एन के सिंह। कार्यकाल 2020 से 2025 तक है। गठन कब हुआ था? 22 नवंबर 2017 को। मुख्य संस्तुतियां, करों में हिस्सेदारी, लंबवत और क्षैतिज। लंबवत में केंद्र और राज्यों के मध्य कितना है? 41%। ठीक है, क्षैतिज में राज्य के मध्य 4 संकेतों के आधार पर है। जनसांख्यिकीय प्रदर्शन में 12.5% है। आय अंतर में 45% है। 4.5% है। ठीक है, सॉरी 45% है। आयतन में 45%, जनसंख्या पे 15%, क्षेत्रफल में 15% है। ठीक है, वन पारिस्थितिकी को 10% है और कर राजकोषीय प्रयास में 2.5%, टोटल 100% हो जाएगा। 2026 में वित्तीय वर्ष तक राज्यों के लिए 3 ट्रिलियन राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश है। राज्यों के लिए प्रोत्साहन अनुदान प्रदर्शन आधारित होगा। 4 विषयों पर प्रदर्शन देखा जाएगा। किस पे? पहला, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शिक्षा पे। दूसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे। ठीक है, तीसरा, शासन और प्रशासनिक सुधार। फोर्थ, बिजली क्षेत्र में राज्यों के अतिरिक्त उधार प्राप्त करने की विंडो। नेक्स्ट पॉइंट देंगे। केंद्र सरकार की अनुमानित सकल राजस्व प्राप्तियों का 34% लगभग राज्यों को हस्तांतरित होगा। हस्तांतरण में क्या है? कर वितरण प्लस अनुदान। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को 100% अनुदान मिलियन प्लस सिटी चैलेंज फंड के माध्यम से प्रदर्शन के आधार पर दिया जाएगा। 15वें वित्त आयोग सिफारिशों के संबंध में कुछ चिंताएं भी परिलक्षित होती हैं, यथा संदर्भ शर्तों में सहकारी संवाद पर संदेह है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग होने से संसाधन वितरण में समस्या होगा। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी भारतीय राज्यों में विवाद का मुख्य मुद्दा है। दक्षिणी राज्यों में आबादी नियंत्रण का अथक प्रयास करके शिक्षा स्वास्थ्य सेवा के स्तर को सुधार है। ठीक है, अंतर्राज्यीय तनावों में वृद्धि होगी। निष्कर्ष क्या है? तनाव को कम करने करके रचनात्मक विकल्पों को अपनाकर वित्त आयोग भारत में विकास की गति को तीव्र करने एवं संघवाद को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संघवाद से आप क्या समझती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। संघवाद से आप क्या समझते हैं? भारत में संघवाद से संबंधित चुनौतियां क्या हैं? तो पहले इंट्रोडक्शन देंगे, संवाद है क्या। संवाद से आशा है कि सरकार के दो या दो से अधिक स्तरों के बीच सत्ता का विवरण। यह शक्ति सत्ता संविधान द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विभक्त होती है। इस व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकार आपस में संबंध स्थापित कर सहयोग से समस्याओं का समाधान करते हैं। विशेषताएं क्या हैं? दो या दो से अधिक सरकार के स्तर, विशिष्ट अधिकार क्षेत्र, प्रत्येक को वित्तीय स्वायत्ता, महत्वपूर्ण निर्णयों में दोनों की सहभागिता, देश की एकता अखंडता के साथ क्षेत्रीय विविधता की सुरक्षा। भारतीय संघीय व्यवस्था, केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार। स्थानीय स्वशासन में क्या है? न, नगरीय निकाय है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। ठीक है, ग्रामीण निकाय में जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। स्थानीय शासन में
भारत में संघवाद से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं? बढ़ता केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, संघ, राज्य और समवर्ती सूची के विभाजन में परिवर्तन, कृषि कानून, राज्य सूची का विषय में उपज, देश भर में आक्रोश, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटना, ठीक है, बढ़ती क्षेत्रीय मांगे, विदर्भ, बुंदेलखंड इत्यादि अलगाव को बढ़ावा देने की मांग, ठीक है, विदेश नीति पर दुष्प्रभाव, अंतर छवि धूमिल, राज्यपाल पद का दुरुपयोग, महाराष्ट्र का मामला, ठीक है, आर्थिक वित्तीय क्षमताओं के संबंध में आर्थिक असंगतता, वित्त आयोग द्वारा अनुशासित अनुदान के विषय में कोई अधिकार राज्यों को नहीं, ठीक है, केंद्रीय बजट में भेदभाव, विकास बनाम संघवाद, इसमें क्या करें, क्या पॉइंट देंगे? एक राष्ट्र एक बाजार, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक ग्रिड, ठीक है, संघवाद को कमजोर कर रहे हैं, राज्यों को कमजोर, एनसीटी संशोधन अधिनियम 2019, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य से संघ शासित क्षेत्र में बदलना, राज्यों को कमजोर बना रहे हैं। नीति आयोग वस्तु एवं सेवा कर परिषद के गठन ने केंद्र न राज्यों को वित्तीय संबंधों में परिवर्तन कर दिया। अब आगे की राह है, क्या क्या कर सकते हैं? सातवीं अनुसूची में सुधार, नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, अनुच्छेद 263 को प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए। सरकारिया एवं पूंजी आयोग की सिफारिशों को लागू कर राज्यपाल पद मजबूत बनाए। राज्यों के वित्तीय रूप से सशक्त बनाने हेतु अधिक राजस्व के हस्तांतरण का प्रावधान हो। निष्कर्ष, वन साइज फिट ऑल से लचीली आधुनिक संघवाद की दिशा में बढ़कर भारतीय लोकतंत्र की मजबूती प्रदान की जा सकेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में आते हैं। भारत की केंद्रीय सरकार राज्यों को बना और खत्म कर सकती है। क्या कर सकती है? राज्यों को बना और खत्म कर सकती है। उनकी सीमाओं और नामों को परिवर्तन कर सकती है। इस तरह भारत में शासन का स्वरूप सामान्यतः संघात्मक रहता है, किंतु किसी भी संकट के समय एकात्मक रूप धारण कर लेता है। अतः भारतीय प्रणाली विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहलाती है। विनाशकारी राज्यों को अविनाशी संघ, कोई अलगाव नहीं होता। ठीक है, राज्यों के पास संघ से अलग होने की शक्ति नहीं है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ संघों में है। इससे केंद्र को और अधिकार मिले हैं। राज्यों का गठन, राज्यों के गठन से संबंध में संसद के पास पूर्ण अधिकार है। यह नाम बदल सकता है, सीमा घटा बढ़ा सकता है, सीमाओं को पुनर्गठित कर सकता है। संप्रभु शक्तियां, राष्ट्रीय नीतियों जैसे विदेशी संबंध, रक्षा आदि के संबंध में केवल केंद्र के पास संप्रभु निर्णय लेने की शक्ति होती है। इसे संघ बरकरार रहता है। राज्य गठन प्रक्रिया में राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद संसद के किसी भी सदन में नया राज्य बनाने या पुनर्गठन का विधेयक पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति बिल को संबंधित राज्य के विधानसभा को विचार के लिए भेजेगा। राज्य की प्रतिक्रिया क्या कानून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कानून बनाने के लिए विधेयक के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित करना होता है। इसे संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया माना जाता है। माना जाता है। आदि आदि के संबंध में केवल केंद्र के पास संप्रभु निर्णय लेने की शक्ति होती है। इससे संघ बरकरार रहता है। संघ एक संघ है क्योंकि यह एक अविनाशी है। हालांकि प्रशासन की सुविधा के लिए देश और लोगों को अलग अलग राज्यों में विभाजित किया जा सकता है। देश की एकीकृत संपूर्ण है। इसके लोगों को एक ही लोग हैं जो एक ही स्रोत से प्राप्त एक साम्राज्य के तहत रहते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, संविधान सभा। ठीक है, राज्यों को अविनाशी संघ, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, संघ एक संघ है क्योंकि यह एक अविनाशी है, देश की एकता अखंडता तय करता है। ठीक है, विनाशीकारी अवस्था में क्या है? अनुच्छेद 3 में वर्णित है। ठीक है, नए राज्य बनाने का अधिकार है, नाम परिवर्तन का अधिकार है, सीमाएं परिवर्तन का अधिकार है, देश की एकता और अखंडता बनाए की रखती है। निष्कर्ष क्या है? इस तरह भारत में शासन का स्वरूप सामान्यतः संघात्मक रहता है। क्या रहता है? संघात्मक रहता है, किंतु किसी भी संकट के समय एकात्मक रूप धारण कर लेता है। अतः भारतीय प्रणाली विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहलाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उद्देशिका वास्तव में संविधान के लक्षणों को अभिव्यक्ति है, स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में उद्देशिका में
संशोधन पर भी चर्चा कीजिए। संशोधन पर चर्चा करना है। क्या है? उद्देशिका वास्तव में संविधान के लक्ष्यों को अभिव्यक्ति है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। उद्देशिका यह बताती है कि संविधान जनता के लिए और जनता का ही अंतिम संप्रभु है। उद्देशिका लोगों को लक्ष्यों आकांक्षाओं को प्रकट करती है। ठीक है, इसका प्रयोग किसी अनुच्छेद में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने में हो सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध उसके उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों से है। संविधान के प्रमुख लक्ष्यों की अभिव्यक्ति प्रस्तावना में है। संप्रभु क्या है? भारत अपने आंतरिक बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्रता है। समाजवाद, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद निजी प्लस सरकारी अपनाया है। इसका झुकाव गांधीयन समाजवाद की ओर है। पंथ निरपेक्ष, धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, सभी धर्मों के प्रति समान भाव, अनुच्छेद 25 से 28 तक। लोकतंत्रात्मक, सर्वोच्च शक्ति जनता के में निहित है। हम भारत के लोग। गणराज्य, राजनीतिक संप्रभुता किसी भी व्यक्ति में निहित न होकर जनता में निहित है। अतः शीर्ष पद निर्वाचन द्वारा वंशानुगत नहीं है। न्याय में सामाजिक न्याय, आर्टिकल 17, 18, 46। आर्थिक न्याय, ठीक है, आर्थिक न्याय आर्टिकल 39, 41, 42। राजनीतिक न्याय आर्टिकल 14 से 18, ठीक है, 38, 39, 39 से और 41। स्वतंत्रता में यह विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सन 1973 में केशवानंद भारती मामले में इसमें संविधान की अभिन्न अंग मानते हुए संशोधन को सही माना, किंतु मूल ढांचे का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसे चेंज नहीं कर सकते। प्रस्तावना में अभी तक एकमात्र संशोधन 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से हुआ है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। बाद में एसआर बम्बई केस में भी प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया, किंतु ध्यान से देखा जाए तो संशोधित आदर्श भारतीय संविधान के पहले से ही मौजूद थे। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता एवं प्रस्तावना में भी धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता शामिल है। अनुच्छेद 39(8) एवं सी के तहत राज्य द्वारा धन के संकेंद्रण पर रोक और सबको समान अवसर देना, समाजवाद की तरफ झुकाव। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रस्तावना में संविधान के लक्ष्यों का अभिव्यक्ति है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उद्देशिका प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिक्षणीय है? क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिक्षणीय है? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं इसका। गणराज्य से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहां राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राज्य में केंद्रित होने के स्थान पर जनता में निहित होती है और कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग विद्यमान नहीं होता है। प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होता है। समय पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति के निर्वाचन से प्राप्त उद्देशिका में गणराज्य के साथ निम्न विशेषण जुड़े हैं। ठीक है, गणराज्य संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्षता। संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। भारत एक ऐसा गणराज्य है जो आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय करता है। यह आत्म निर्णय की शक्ति का द्योतक है। उदाहरण, पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत द्वारा स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए रूस से S-400 मिसाइल और कच्चे तेल खरीदना। समाजवादी गणराज्य। भारत ने समाजवादी व्यवस्था में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया, जो वस्तुतः मिश्रित अर्थव्यवस्था की आस्था रखता है। उदाहरण, आज के दौर में ही भले ही निजी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ रहा हो, किंतु समाजवादी प्रभाव भी मौजूद है, जैसे सभी भारतीयों को फ्री कोविड वैक्सीन, विभिन्न सहायिकी आरक्षण एटसेट्रा इत्यादि। पंथ निरपेक्ष गणराज्य में पंथ निरपेक्ष गणराज्य के दो आशय हैं। पहला यह है कि राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति समान भाव एवं धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी धार्मिक मुद्दों पर निर्णय को सभी पक्षों द्वारा मान लेना वर्तमान में पंथ निरपेक्ष गणराज्य को प्रस्तुत करते हैं। राम मंदिर मामला, बाबरी मस्जिद केस, सबरी मामला इत्यादि। लोकतांत्रिक गणराज्य
सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित और संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से ही जनता का शासन। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव विधि की सर्वोच्च न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था में निहित लोकतांत्रिक लक्षण है। चुनाव में पराजित होने के बाद सत्ता का शांतिपूर्ण त्याग वर्तमान में लोकतांत्रिक गणराज्य का उदाहरण है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रस्तावना में गणराज्य के साथ जुड़े विषय वर्तमान में भी प्रतिरक्षणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यद्यपि धार्मिक अल्पसंख्यक शब्द संविधान में परिभाषित नहीं है, फिर भी धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों को संविधान में पर्याप्त रूप से संरक्षित किया गया है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक बार और देख लीजिए। यद्यपि धार्मिक अल्पसंख्यक शब्द संविधान में परिभाषित नहीं है, फिर भी धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों को संविधान में पर्याप्त रूप से संरक्षित किया गया, स्पष्ट कीजिए। यद्यपि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक को नहीं परिभाषित किया गया है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 29, 30, 350 क और 350 ख में अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख किया गया है। टीएमए पाई फाउंडेशन के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 3(1) के तहत अल्पसंख्यक को परिभाषित करने के लिए एक इकाई के प्रश्न पर विचार किया। इसे माना कि अल्पसंख्यक का निर्धारण केवल राज्य की जननांकीय के संदर्भ में संभव है, राष्ट्र के स्तर पर नहीं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत 28 अक्टूबर 1993 को मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध तथा जैन 2014 को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी गई। मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4%, अन्य 0.7%। ये जनगणना 2011 के हिसाब है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न रचोपाय किए जाते हैं। आर्टिकल 14 विधि के समझ समता और विधियों को समान संरक्षण प्रदान करता है। स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक को बहुसंख्यकों की तुलना में विधिक रूपहीन स्थिति में नहीं रख सकता है। आर्टिकल 29 में स्पष्ट रूप से विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति वाले नागरिक के प्रत्येक समूह को उनका संरक्षण करने का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 15-16 क्या है, कुछ आधारों पर धर्म, जाति, लिंग भेदभाव का निषेध करते हैं। आर्टिकल 30 क्या है, धार्मिक, भाषाई अल्पसंख्यकों को संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार प्रदान करता है। अल्पसंख्यक अधिकारों को संरक्षण के उदाहरण राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम एनएमडीएफसी का प्रावधान है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन, 15 सूत्री कार्यक्रम, ठीक है, मंजिल, उस्ताद, हमारी धरोहर, जियो पारसी, मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप आदि कार्यक्रम। निष्कर्ष क्या है, उपयुक्त विशेषण से स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा संविधान में न होने के बावजूद भी सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखती है। उल्लेखनीय है कि टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 मामले में आए निर्णय को संविधान समय समय पर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्याओं ने एक तरफ तो जीवन को गरिमायुक्त बनाया, तो दूसरी तरफ संस्थागत असंतुलन को भी उत्पन्न किया। मूल्यांकन कीजिए। एक बार और पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्याओं ने एक तरफा तो जीवन को गरिमा युक्त बनाया, तो दूसरी तरफ क्या किया, संस्थागत असंतुलन को भी उत्पन्न किया। मूल्यांकन कीजिए। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज दस्तावेज है, जिसके अंतर्गत समय समय पर समानुकूलन अपरिहर्ताओं को प्रविष्ट होने की संभावना का स्थान भी शेष रखा गया है, ताकि यह वर्तमान की परिस्थिति के साथ बेहतर समायोजन को समायोजन तो दर्शाए ही साथ ही भविष्य की आकांक्षाओं का भी प्रतिबिंब बन सके।
संशोधन एवं न्यायिक व्याख्याओं ने संविधान की जड़ता को दूर करके उसकी गतिशीलता के मार्ग को प्रशस्त किया। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का उद्घोषण करता है, जिसके अंतर्गत यह गारंटी दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण अथवा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता एक अस्पष्ट और निहित अर्थों में व्यापक शब्द है, अतः न्यायपालिका की व्याख्या पर निर्भर करता है कि वह इसकी व्याख्या किस प्रकार से करती है। गोपालन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने काफी संकीर्ण व्याख्या करते हुए निर्णय दिया था कि आर्टिकल 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। इसका आधार बताया गया कि अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका संविधान की विधि की नियत प्रकरण से भिन्न है। आर्टिकल 21 इंडिया और यूएसए। आर्टिकल 21 में इंडिया का देखेंगे, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ, यूएसए का ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ड्यू याद रखेंगे, ड्यू में यू आ रहा तो यूएसए को रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी रेस्ट तो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ इंडिया द्वारा हो जाएगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आशय मात्र व्यक्ति की शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता से है। मेनका गांधी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के गोपालनवाद के अपने पूर्व फैसले को निरस्त करके व्याख्या दी। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की उचित और न्यायपूर्ण आधार पर रोका जा सकता है। अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया ही नहीं अपितु विधायी प्रक्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने जीवन की स्वतंत्रता को शारीरिक बंधनों तक सीमित नहीं माना, मानवीय गरिमा और सम्मानों को शामिल किया और अनुच्छेद 21 के अनिवार्य इम्परेटिव हिस्से के रूप में प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आश्रय का अधिकार, चिकित्सीय सहायता का अधिकार, मृत्युदंड में देरी के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार। उपयुक्त अधिकार आर्टिकल 21 को व्यापक एवं विस्तृत रूप देते हैं, परंतु इसकी व्यापकता कई बार आम लोगों या सरकार को भी प्रभावित करती है, जिससे संस्थागत असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। उदाहरण निजता के अधिकार से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और अन्य मामलों जैसे कि आधार धारा 377, व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी, खान पान की आदतों पर प्रतिबंधित आदि पर प्रभाव पड़ेगा। कई ऐसे मामले हैं जिनका आर्टिकल 21 से सरकार नहीं बल्कि विवाद उत्पन्न कर न्यायालय के समय की बर्बादी, आईपीएल की गैर जिम्मेदार पैरवी। निष्कर्ष क्या है? कह सकते हैं कि अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्याओं को दैहिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विस्तार किया और उसकी उदार व्याख्या प्रस्तुत की। आर्टिकल 21 क्षेत्राधिकार के समय के माप नए आयाम जोड़े गए, जिसने संविधान के दस्तावेज को जीवंत बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नीति निर्देशक नीति निर्देशक तत्व मात्र पवित्र निर्देश ही नहीं अपितु उनका लक्ष्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना और मूल्यांकन करना। राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तत्व मात्र पवित्र निर्देश ही नहीं अपितु यह देश का शासन हेतु मूलभूत सिद्धांत माने गए जाते हैं और एक न्यायिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने हेतु कानून के निर्णय में इन सिद्धांतों को उपयोग को राज्य का उत्तरदायित्व बना देते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनी शक्ति गांधी जी के सिद्धांतों सहित अनेक स्रोतों से आर्य संविधान से प्राप्त करते हैं। निर्देशक तत्व में राज्य के कल्याणकारी राज्य के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्यायालय उपलब्ध कराए जाएंगे। निर्देशक तत्व और उनके कल्याणकारी राज्य की स्थापना के कदम। आर्टिकल 39 के कल्याणकारी कदम और लक्ष्य में पहला क्या है? भूमि सुधार के माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास, जमींदारी उन्मूलन, समान कार्य हेतु समान वेतन के आधार पर समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, महिला शक्तिकरण एवं महिलाओं के लिए, ठीक है, प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता स्टेप, ठीक है, निर्धन महिलाओं के वित्तीय उद्यान
एयर राष्ट्रीय महिला कोष, कुछ लोगों तक ही धन का संकेंद्रण हो, इसलिए CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। टेली लॉ सर्विसेज में प्रोफेसर बानो लीगल सर्विसेज। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। संविधान के 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा है। आर्टिकल 41 क्या है? कुछ दशाओं में कार्य, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। पहला क्या है? औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मनरेगा योजना कार्य करने का अधिकार, दिव्यांग हेतु आरक्षण, राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम। वृद्धों हेतु पेंशन योजना, ठीक है, अटल पेंशन योजना, वरिष्ठ बीमा पेंशन योजना, निःशक्त और दिव्यांग को सशक्तिकरण और आवागमन सुगम करने हेतु सुगम्य भारत कार्यक्रम। आर्टिकल 42 क्या है? कार्य की न्यायसंगत और मनोवैज्ञानिक दस्ताव तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध है। क्या क्या है इसमें? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम अधिनियम 1986, प्रसूति सहयोग सहायता हेतु मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 में, मातृत्व सुरक्षित मातृत्व अभियान, जननी सुरक्षा योजना, किलकारी योजना, कर्मगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के विकास हेतु हैंडलूम बोर्ड, हस्तशिल्प बोर्ड, जूट बोर्ड और सिल्क बोर्ड आदि। 45 में क्या है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान है। ठीक है। आर्टिकल 46 क्या है? अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों से शिक्षा और अर्थ संबंध हितों को अभिवृद्धि करता है। शिक्षा संस्थानों और लोक नियोजन में आरक्षण। ठीक है। स्टैंड अप इंडिया, SC/ST हब। आर्टिकल 47 क्या है? पोषण आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का नेतृत्व, गांधीवादी सिद्धांत। मिड डे मील योजना, खाद्य सुरक्षा योजना 2013, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना 1978, मनरेगा 2006। विभिन्न राज्यों को महानिषेध, बिहार और गुजरात। पशु एवं कृषि संगठन, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। नहीं, अभी तो ये कंटिन्यू चल रहा है। इसमें आर्टिकल 48 के बारे में बता रहे हैं। पशु एवं कृषि कृषि का संगठन, कृषि में वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। नस्ल सुधार के लिए क्या है? दुधारू पशु हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन। 48 में क्या है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना, राष्ट्रीय वन नीति 1988, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं मुख्य एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। केंद्र और राज्य सरकारों के उठाए गए उपयुक्त कल्याणकारी कदम यह इंगित करते हैं कि राज्य द्वारा उनके रणनीति तत्वों को लागू किया है, अपितु यह केवल पवित्र निर्देश मात्र नहीं है। हालांकि फिर भी उनमें से सभी को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए लंबा मार्ग तय करना होगा। चुनौतियां क्या हैं? संपत्ति के संकेंद्रण में वृद्धि हुई। भारत में शीर्ष 1% लोग देश की संपत्ति का लगभग आधा भाग धारण किए हुए हैं। महिलाओं में प्रथम शक्ति भागीदारी है। दर का निम्न होना 27% है। ठीक है। अनेक व्यवधान है, क्या है? सीमित संसाधन है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, जनता की ओर से जागरूकता है, संगठित कार्रवाई की कमी।
यद्यपि बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, किंतु कल्याणकारी राज्य उद्देश्य की दिशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों ने भारत में नीति निर्माण का लंबा समय आकर प्रदान किया और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि इसमें निहित तत्व सार्वमौलिक प्राकृतिक एवं आवास योजना, इंद्रधनुष इत्यादि का अधिकरण, राजस्व की नीति निर्देशक निर्देशक तत्वों के प्रति राज्य के प्रतिबद्ध राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रति राज्य के प्रतिबद्ध रहने की जागरूकता को प्रदर्शित करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही, सुशासन के प्रमुख अंग चर्चा करें। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार सुशासन का तात्पर्य ऐसे शासन से है जो विधि के शासन को बढ़ावा देता है तथा जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, सहभागिता के साथ साथ समानता का भाव निहित है। सुशासन के लिए शासन प्रणाली में उच्च नैतिक मूल्य का होना आवश्यक है। अतः इसके लिए सुशासन में अनेक घटकों को समाहित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बताए गए सुशासन के सिद्धांत। गुड गवर्नेंस में क्या है? अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट, फॉलो द रूल ऑफ लॉ, ठीक है, पार्टिसिपेटरी, सेंसस ओरिएंटेड। पारदर्शिता क्या है? इसका अर्थ है खुलापन, सूचना की आसानी से प्राप्ति एवं सभी तक पहुंच। यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें सरकार के व्यवसाय एवं गतियों बिना किसी गोपनीयता के खुले में की जाती है। तांत्रिक लोगों का भरोसा तक कर सकते हैं कि उनके चुने प्रतिविधि एवं प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी ईमानदार और निष्पक्ष हैं। जवाबदेही में क्या है? किसी के कार्यों का व्यवहार के लिए उत्तरदायी होना, यह एक अंग या प्रणाली है जिसके माध्यम में एक सार्वजनिक एजेंसी अधिकार निर्दिष्ट कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करता है। यह सेवा विवरण एवं सरकारी जवाबदेही को बेहतर बनाने या सुधारने के माध्यम से शासन को प्रभावी बनाने का एक तंत्र है। हाल ही में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर न्यायपालिका ने कई प्रश्न किए, यथा बेरोजगारी दर के कपड़े, कोविड में होने वाली मौतों के संबंध में जीडीपी के आंकड़े में, पीएम केयर फंड्स में प्रदर्शित लेकर जबरदस्ती ही मुद्दा। पारदर्शिता और जवाबदेही सुशासन की स्थापना में निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें सहकारिता की भावना का विकास, भ्रष्टाचार एवं पक्षपात में कमी, जन भागीदार से निहित क्रियान्वयन आसान, ईमानदार और सत्यनिष्ठा उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों का विकास, लाल फीताशाही में कमी। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार, बाधाएं क्या? प्रशासनिक प्रणाली के केंद्रीकरण, लैंगिक असमानता, बढ़ती हिंसा, ठीक है, न्याय में देरी, भ्रष्टाचार, ट्रांस इंटर 2021, ठीक है, 85 में 180, 85 और रहेंगे 180 में। राजनीतिक का अपराधीकरण, एडीआर रिपोर्ट में है 2014 से 19, आपराधिक तंत्र के नेताओं में 25% वृद्धि। नेक्स्ट में आते हैं, इत्यादि का प्रभावी क्रियान्वयन,
विकेंद्रीकृत प्रशासन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को तेजी से क्षेत्रों में लागू करें। ठीक है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के आदर्श पर कार्य करते हुए समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, आगे हम हिंदी करेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।